वहां 40 नगर पंचायतें जहां ऐसा हो रहा है, जहां भी मेजॉरिटी में उनका रुख बदल जाती है। अब उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में जाइए, मऊ में जाइए, ये है, मेरठ में यही बन रहा है। तो मैं तो मुस्लिम आ जाए वो तो सब हमारी डीएनए के हैं, लेकिन आने के बाद वो शरिया को फॉलो करेंगे, मुल्ला को फॉलो करेंगे, तो फिर हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। दुनिया में कोई भी मुस्लिम देश नहीं है जहां सेक्युलरिज्म है। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म है तो उसका कारण है हिंदू मेजॉरिटी, और कोई कारण नहीं है। अब ये सेक्युलरिज्म का परिभाषा तो बदलना पड़ेगा। ये सोनिया गांधी की दी हुई सेक्युलरिज्म तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो मैं ये कश्मीर की समस्या को इस संदर्भ में देखता हूं कि वहां वैली में मेजॉरिटी मुस्लिम है, जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी है परंतु ज्यादा नहीं, और ये धीरे धीरे कर सकते हैं। इन्होंने क्या 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया। हमारे देश में ही हिंदू रेफ्यूजी है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जिस देश में 80% हिंदू है उसका कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन सिर्फ हिंदू होने के कारण उनको भगाया, और उनको वापस कैसे भेजा जाए इसकी बात चल रही है, और वहां बड़ा विरोध हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों को ऐसे ही तो वो कैसे जाएंगे वहां। मैंने एक रास्ता सुझाया है, अभी सरकार ने उसको मानी नहीं। मैंने कहा कि हमारे देश में 1 करोड़ एक्स सर्विसमैन है, उसमें 50 लाख हैं जो आज भी युद्ध कर सकते हैं। उनमें से 10 को छांटिए, 10 लाख उनको शस्त्र दीजिए, पैसा दीजिए, और कहिए जाके कश्मीर में बसे। कहां बसे? जहां कश्मीरी पंडितों घर छोड़कर आए उसी घर में चले जाइए, ये तो आपका घर है। कहते हैं 370 का क्या होगा? मैंने कहा 370 का मुख्य उद्देश्य था कि जो हिंदू मुस्लिम अनुपात है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और इसीलिए इस कश्मीर का अनुपात ना बदले, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है हम यहां से वहां जाने के लिए। लेकिन यदि यहां से वहां जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है तो वहां से इधर भगाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। तो टेररिस्ट ने ही आर्टिकल 370 को बेमतलब कर दिया है, इसीलिए इसको हटाने के लिए आज कारण बन गई है। और मैं आपको कहता हूं कि ये कश्मीरी पंडितों ने इतनी दिन बर्दाश्त की है, लेकिन बहुत दिन नहीं बर्दाश्त करना होगा। मौका आएगा, मैं नहीं कहता हूं आज करो, मौका तो आने वाला है। कैसे आएगा? ये अमेरिका भाग के चले जाएगा अफगानिस्तान से, तालिबान अफगानिस्तान का कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान का तुरंत कब्जा हो जाएगा उसके बाद। आज तो पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है नवाज शरीफ का, एक मिलिट्री गवर्नमेंट है, एक ISI गवर्नमेंट है, एक मुल्ला गवर्नमेंट है। इसीलिए जब सार्क के देशों को सबको आमंत्रण दिया नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह में आने के लिए, तो 8 में से तो 7 तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में 4-5 दिन लगा, क्योंकि अर्जी दिया प्राइम मिनिस्टर ने मुल्ला को, जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। ये आगे तक पाकिस्तान से किससे बात करेंगे? एनीवे, मैं आपसे कहता हूं कि 370 धारा को कभी इसको निरंतर रखने की, परमानेंट रखने की सवाल ही नहीं थी। ये कहां है हमारी कमिटमेंट कि 370 धारा होनी चाहिए? जब ये कश्मीर का विलय हुआ वो उसी बेसिस पर हुआ जिसमें हमारे जो स्वाधीन बनाए गए राजाओं ने चुना पाकिस्तान में विलय करने के लिए, चुना हिंदुस्तान में विलय करने के लिए। सरदार पटेल की योग्यता के कारण 600 में से 450 लोगों ने, राजाओं ने हिंदुस्तान में विलय किया, और 150 पाकिस्तान में विलय किया। और इसीलिए हमारे देश आज
इन्हें टुकड़ा टुकड़ा में नहीं है। एक बड़ी अच्छे दृश्य की देश की नक्शा है। तो ये 370 धारा कैसे आई? अंग्रेजों ने 1947 में जब पार्लियामेंट में पास किया उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 3 प्रकार के देश उत्पन्न कर रहे हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक राजाओं का। और राजाओं को यदि इच्छा है कि इस देश में जाना है या उस देश में जाना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने तैयार किया। माने राजा दस्तखत करेगा कि मैं अपना देश का विलय पाकिस्तान से करता हूं या इंडिया से करता हूं। कई लोगों ने, जैसे बड़ौदा है, इंदौर है, होलकर है, ये सारे लोग तुरंत करते गए और सरदार पटेल ने साम दाम भेद दंड उपयोग करके उन्होंने सबको मना दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कश्मीर, मैं कश्मीरी हूं तो मुझको कम से कम कश्मीर करने दो, और सिरदर्द बना के छोड़कर गए। लेकिन तब भी जब ये पाकिस्तान से फौज आई, राजा डरे और इंडिया आए, तब सरदार पटेल ने कहा कि आप नेहरू कुछ भी करें, तुम पहले इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में दस्तखत करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत करने से 2 उसमें मान्यता है। एक कि तुम अपनी पब्लिक की राय पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये लिखा है। You don't have the will of the people does not have to be ascertained। और दूसरा, एक बार कर दिया दोबारा इसको खोला नहीं जा सकता। इट्स अ वन वे ट्रैफिक। और जब दस्तखत हुई, राजा ने स्वीकार किया कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई टू कश्मीर। उस समय वो डिस्कस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हिंदुस्तान को बड़ा कर सकते हो, छोटा नहीं कर सकते। मानिए जमीन हिंदुस्तान का हिस्सा है, कोई पार्लियामेंट हो या नेहरू हो, उसका बापदादा हो, वो 1 भी इंच हमारे देश किसी को दे नहीं सकता। ये आर्टिकल 1 है। और इसीलिए 1994 में नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव पास किया पार्लियामेंट कि कश्मीर पूरा हमारी इतिहास, हमारी हिस्सा हमारी है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और हम नहीं रेस्ट करेंगे जब तक पूरा हिस्सा हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं आए। तो राजा की जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उसने दस्तखत की, उससे ये फाइनल हो गया कश्मीर हमारा हिस्सा है। बाद में जवाहरलाल नेहरू के और शेख अब्दुल्ला में कोई 1952 में पैक्ट हुआ, उसके अनुसार उन्होंने जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई। उस समय शेख अब्दुल्ला को जेल में डालना पड़ा और गुलाम बख्शी प्रधानमंत्री बने। उसका नाम उस समय प्रधानमंत्री था, ये बाद में 1974 में बदला और मुख्यमंत्री बना। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया कि कश्मीर का विलय इज फाइनल एंड इरिवर्सिबल। माने इसको कश्मीर अटूट हिस्सा हिंदुस्तान का है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करने के बाद, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो फिर 370 के लिए ये प्लेबिसाइट और इसकी अलग ये कहां से आई? ये जवाहरलाल नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशंस, हमारी फौज जीत रही थी, मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई थी, बट ओम शांति कहकर जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस ले गए।
और वहां यूनाइटेड नेशंस में तय हुआ कि पाकिस्तान अपना फौज वापस ले जाए, इंडिया अपना फौज ले जाए वापस, और थोड़े छोड़